हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप कुमार सिंह। आज मैं ग्रामर का दूसरा भाग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम बताने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में जैसा कि आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में समझा, आज हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं उसको हम स्टेप वाइज समझेंगे। एक एक स्टेप इसका महत्वपूर्ण है। इसको हम कैसे बदलते हैं इसको ध्यान देना है, इसका नोट भी तैयार कर लेना है इसी तरह से, और फिर इसका एग्जाम्पल हम लोग इस तरह से करने का प्रयास करेंगे। तो स्टेप 1 में देखते हैं। पहला स्टेप ये है कि एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस होते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसका ऑब्जेक्ट या एक्टिव ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की तरह सबसे पहले लिखते हैं। अर्थात एक्टिव वॉइस के सब सेंटेंस के ऑब्जेक्ट या एक्टिव ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होता है सबसे लास्ट में आती है एक्टिव वॉइस में, वो ऑब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट बनता है और सबसे आगे लिखा जाता है। उसके बाद क्या होते हैं स्टेप 2 में, टेंस तथा पैसिव सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार या इसके मुताबिक ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी कि एक्टिव वॉइस का जो टेंस रहेगा उस टेंस के अनुसार या पैसिव सब्जेक्ट के नंबर, वो एक वचन का है कि बहुवचन का है, उसके अनुसार या पर्सन के अनुसार हम उसकी सहायक क्रिया को लिखेंगे या इसका हम यूज करेंगे। इसके बाद स्टेप 3 आता है, यानी कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट में बदलने के बाद हम टेंस और पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार सहायक क्रिया उसका, यानी इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, प्रयोग कर लेने के बाद तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो इसका मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया, एक्टिव वॉइस का मुख्य क्रिया जो होती है उसका हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात थर्ड फॉर्म, तीसरा रूप, क्रिया का तीसरा रूप, जो मुख्य क्रिया होती है उसका तीसरा रूप का प्रयोग हम करते हैं। ये तीसरा स्टेप है। और चौथे स्टेप में क्या करते हैं कि बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। हम मुख्य क्रिया का तीसरा रूप का प्रयोग करने के बाद चौथे स्टेप में हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे, बाई लगा देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बाई का प्रयोग नहीं भी होता है, बाई या तो बाई के अलावा हम कोई और प्रीपोजिशन लगा देते हैं, जैसे एट, टू, विथ, इनका भी किसी आवश्यकता के अनुसार हम प्रयोग करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी आपको जानने के लिए कि बाई प्रीपोजिशन का ही यूज करेंगे। और नंबर अगला आता है नंबर 5, पांचवा स्टेप, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के सब्जेक्ट, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का जो कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, यानी सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब एक्टिव वॉइस का जो कर्ता होता है, जो सबसे पहले था, हम उसको अब सबसे लास्ट में लिखते हैं, वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसको हम बाई के बाद लिखते हैं। और इसके बाद कुछ नोट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बाई
के बाद या बाई या फिर बाई के बाद उनके ऑब्जेक्ट का यूज हम नहीं करते हैं। जैसे कि पैसिव ऑब्जेक्ट्स के रूप में हम वन, समवन, नोबॉडी, पीपुल, समबॉडी, नो वन, पुलिस, पब्लिक, अस या देम, इनका प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कभी कभी अगर सेंटेंस में अगर वाक्य क्लियर नहीं हो पा रहा है तो इनका यूज हम कर भी सकते हैं, इनका प्रयोग नहीं होता है। लेकिन सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट न हो लेकिन सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट न हो तो उपरोक्त पैसिव ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग किया भी जा सकता है। अर्थात प्रायः होता क्या है कि जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो उसका ऑब्जेक्ट्स के रूप में अगर ये सब आ जाते हैं, पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में ये सब आते हैं, तो इनके बिना भी अर्थ क्लियर हो जाता है, इसलिए प्रायः इनका यूज नहीं होता है। लेकिन कभी कभी अगर अर्थ क्लियर न हो तो इनका प्रयोग हम कर भी सकते हैं, ये भी है कंडीशन। तो यही बताया गया। आगे है उपयुक्त नाउन्स, यानी इसमें से जो नाउन प्रोनाउन कुछ भी जैसे कि आ गया ये आपके वन, समवन, पुलिस, ये सब आ गए, या प्रोनाउन में आ गया अस या देम, ये सब आ गए। उपयुक्त नाउन्स या प्रोनाउंस का प्रयोग किए बगैर सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, यानी इनका अर्थ बिना इनके उपयोग के भी हो जाता है स्पष्ट, कि किसके द्वारा चोर पकड़ा गया। तो सिंपल बात है कि पुलिस के द्वारा ही पकड़ा जाता है, इसलिए हम पुलिस का प्रयोग प्रायः नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में। यही है और हो जाता, अर्थात इसलिए इनका प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इनका हम प्रयोग नहीं करते हैं। और अगर बहुत आवश्यकता हो, अगर क्लियर न हो, तभी हम इनका प्रयोग करते हैं। अभी आपने जो यहाँ पर स्टेप देखा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के जो कंडीशन थे, यहाँ पर हम कुछ संरचना के अनुसार यहाँ पर बताई गई उसकी संरचना समझेंगे। ये स्ट्रक्चर है दोनों का, ये आपके स्ट्रक्चर हैं, संरचना है। प्रायः एक्टिव वॉइस अर्थात जो जनरल हम जो पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, ये सब आपके एक्टिव वॉइस में कहलाते हैं। इसमें क्रिया का जो कर्ता होता है, नहीं कर्ता उसमें प्रधान होता है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस में प्रायः क्या होता है कि कर्ता होता है पहले, फिर वर्ब होती है, अर्थात मेन वर्ब जो भी आती है वर्ब होती है, बाद में ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो पहले सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट किसका सब्जेक्ट? ये जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, वह पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में आता है। इसके बाद फिर क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आते हैं, जैसे बताया गया है नंबर पर्सन के अनुसार, यानी कि इस कर्ता पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना, तो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार ये सहायक क्रिया और टेंस के अनुसार देखना होगा कि ये किस टेंस में है। अभी उसको हम आगे भी क्लियर करेंगे, इसके नियम भी बताएंगे अभी हर टेंस का अलग अलग। फिलहाल ये कंडीशन समझेंगे, ये स्ट्रक्चर इसका कि ये ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है, फिर टेंस और पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर पास्ट पार्टिसिपल अर्थात मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, जो भी वर्ब रहेगा उसका थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई लगाएंगे, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, और भी ऑब्जेक्ट क्या, जो एक्टिव वॉइस का करता था वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये संरचना है
इस संरचना के अनुसार अब हम आपको आगे अगले वीडियो में एग्जाम्पल बताएंगे हर एक टेंस का, इसी नियम के अनुसार, इसी नियम का हर टेंस का अलग अलग एक एक दो दो एग्जाम्पल के साथ नियम बताते जाएंगे और उसका सहायक क्रिया किस तरह से बदलती है, उसके पर्सन भी आएंगे, नंबर भी आएंगे, उसके अनुसार हम ध्यान देते जाएंगे और उसको हम बताते जाएंगे। तो अगले वीडियो में फिर आगे बताएंगे। धन्यवाद।